हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। आज हम आए हैं एग्ज़ाम से पहले फास्ट रिवीजन की क्लास लेकर, जिसमें हम एक नज़र में पशु पक्षी जानवर सभी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं हमारे, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी की तैयारी करेंगे। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है तो आप अपने आप को चेक करिए कि आपकी तैयारी कितनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जो फैक्ट देखेंगे कि एनिमल्स के बारे में, कि जानवरों में भी देखने, सूंघने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन कैसे बनता है कि आपसे चार आपके स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, यानी कि चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा हमारा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो जानवरों के लिए बिल्कुल सही जाता है, कि एकदम सत्य है वो। तो उसमें से चार ऑप्शन ऐसे देंगे कि देखने, सूंघने या सुनने या महसूस करने की शक्ति है, या देखने, सुनने या कार्य करने या महसूस करने की उनके अंदर शक्ति होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जानवरों में बस देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। तो ये था आपका पहला पॉइंट। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे कंगारू से रिलेटेड। कंगारू या लंबी छलांग लगाने के लिए जाना जाता है। इसके पेट पर एक थैली होती है। यह ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर पाया जाता है। तो यहाँ से आपसे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन बनेगा कि कंगारू सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, हमारी जो कंट्री का नाम है वो ऑस्ट्रेलिया है। और इनके दूसरे फैक्ट जो कंगारू से रिलेटेड हैं कि वह सबसे लंबी छलांग लगाने के लिए जाना जाता है। और इसके पेट में आप पिक्चर में देख रहे होंगे एक थैली होती है, जिसमें वह बच्चे की सेफ्टी के लिए उसको अंदर रखता है जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो कंगारू है वो लंबी छलांग के लिए जाना जाता है। उसके पेट एक थैली होती है और ये हमेशा जो ज़्यादातर होती संख्या में वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे चींटियों के बारे में, कि चींटियां चलते समय जमीन पर एक ऐसा गंध छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों का रास्ता मिल जाता है। आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, जो चींटियां होती वो लाइन बना के ऐसे पिक्चर्स में जा रही होती है। वो इस वजह से जा रही होती है क्योंकि चींटियों को दिखाई नहीं देता है, तो वो एक अपने अंदर से एक स्मेल छोड़ती हुई जाती है, जिससे पीछे वाली चींटियों की स्मेल को सूंघते हुए एक के पीछे एक वो लाइन बनाकर जाती। तो याद रखिएगा, चींटी में पूछा जाए क्या चींटी को दिखाई देता है, नहीं, वो देख नहीं पाती, बल्कि वो सूंघ पाती हैं, चीज़ों को स्मेल कर पाती हैं, जिससे वो एक के पीछे एक लाइन बना के जाती हैं। नेक्स्ट हम फैक्ट देखेंगे मच्छर से रिलेटेड। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। तो मच्छर, अगर आपसे पूछा जाए कि मच्छर आपको कैसे ढूंढ लेते हैं, आप रियल लाइफ में भी कंफ्यूज रहते हैं कि हम छुप के बैठते हैं फिर भी मच्छर हमें कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं। तो उनके अंदर जो फैक्ट होता है, जो तथ्य होता है, यह होता है कि वो हमारे पैरों के, खासकर जो पैरों के तलवे की जो स्मेल होती है उससे, और हमारे शरीर की जो गर्माहट होती है, जो गर्मी होती है, उसकी वजह से मच्छर को पता चल जाता है कि हम कहाँ हैं, तो वो हमें ढूंढ लेते हैं। तो याद रखिएगा, ये मच्छर से इंपॉर्टेंट फैक्ट था हमारा। नेक्स्ट हम देखेंगे कुत्ते से रिलेटेड फैक्ट। सड़कों पर कुत्ते की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता था। याद ये करिएगा कि आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि कुत्ते जो होते हैं वो रास्ते में कहीं ना कहीं खंबे पे या किसी की गाड़ी पे या फिर किसी की बाइक पे वो अपना टॉयलेट करते हुए जाते हैं, क्योंकि वो जो इनका कारण होता है वो अपना स्मेल छोड़ते हुए जाते हैं कि जो ये एरिया है ये हमारा है। तो अगर दूसरा कुत्ता स्मेल करता है तो वो पहचान लेता है कि ये यहाँ पे दूसरे कुत्ते का अड्डा है या उनकी जगह है, यहाँ पे नहीं रहना है। वो आपस में एक तरह से स्मेल छोड़ते हैं कि ताकि वो एक दूसरे को पहचान सके कि कौन सा किसका एरिया है या कौन सा किसका एरिया बटा हुआ है। तो याद रखिएगा, कुत्ते से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन बने तो याद रखिएगा, कुत्ते इसलिए अपना मलमूत्र त्यागते हैं अपने खंभे पे या फिर किसी पेड़ पे या गाड़ी पे, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि दूसरा कुत्ता अगर स्मेल करके जाने तो कि यहाँ पे दूसरे कुत्ते का रहने का स्थान है। तो ये था हमारे कुत्ते से रिलेटेड। नेक्स्ट है रेशम के कीड़े से रिलेटेड। तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। जो मेल हमारा रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी फीमेल को वो किलोमीटर्स में यहाँ पे बताया गया, तो जितनी किलोमीटर्स पे होगा वो आराम से स्मेल से उसकी पहचान जाएगा कि वह किस जगह पे है। तो याद रखिएगा हमारा रेशम के कीड़े से। नेक्स्ट हमारा पक्षी आता है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके शरीर की दोनों तरफ होती हैं। तो अगर आपने पक्षी देखे हैं तो ध्यान से उनको गौर किया होगा, तो उनके जो आंखें होती हैं वो आंखें उनकी दोनों तरफ होती। हमारी जो आंखें होती वो एग्जैक्ट सामने की तरफ होती, चेहरे पे सामने। उनकी जो होती, जैसे ये लाइन है, एक आंख इस साइड होती, एक आंख इस साइड होती, किनारे किनारे पे होती। तो यही पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ज़्यादातर पक्षियों की जो आंखें होती हैं उनके शरीर के दोनों तरफ होती हैं। और नेक्स्ट हमारा पक्षी से रिलेटेड है
है कि पक्षी एक ही समय में 2 अलग-अलग चीज़ों पे नज़र डाल सकती हैं। अगर उनकी अलग-अलग 2 साइड में, जैसे पिक्चर में देख रहे हैं कि चिड़िया एक साइड देख रही है और उसकी आँखें उसके जस्ट अपोज़िट साइड में हैं, तो वो दोनों जगह देख सकती है एक ही बार में, कि अगर इस आँख से इस साइड का देख रही है तो अपोज़िट साइड वो अपोज़िट आँख से देख सकती है। तो ये था हमारा कुछ पक्षी से रिलेटेड। नेक्स्ट पक्षी से देखेंगे कि जब यह बिल्कुल सामने देखती है तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती है। जब ये दोनों साइड वाली आँखें को फ़ोकस करती है सीधे सामने, अगर वो दोनों साइड में ना देखते हुए सामने देखेंगी तो वो एक बार में सिर्फ़ एक ही चीज़ देख सकती हैं। लेकिन अगर साइड में देख रही हैं तो वो एक समय पे 2 चीज़ें देख सकती हैं। तो याद रखिएगा, अगर पक्षी से आपसे पूछा जाए कि पक्षी की आँखें कैसी होती हैं, तो याद रखिएगा वो दोनों तरफ होती हैं, उनके चेहरे या उनके फेस के दोनों साइड होती हैं। अगर वो दोनों तरफ देखना चाहें तो अपनी आँखों से दोनों तरफ देख सकती हैं, लेकिन वो अगर सामने देखती हैं तो एक समय पर वो एक ही चीज़ देखेंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे पक्षी से रिलेटेड, ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, ये अपनी गर्दन हिलाकर घुमाकर आस-पास देखते हैं। आपने देखा होगा कि जो आँखें होती हैं, हमारी आँखें होती हैं, अपनी आँखों को ऊपर-नीचे या घुमा के पीछे देख सकते हैं, कि थोड़ा-सा अगर साइड में करके हम साइड से भी देख सकते हैं। लेकिन जो कुछ पक्षी होते हैं, उनकी आँखों की पुतली होती है, घूमती नहीं। तो उनको जैसे पीछे देखना होता है तो उनको अपनी हल्की-सी गर्दन पीछे करनी पड़ती है, क्योंकि उनकी आँखें जहाँ पे हैं, वहीं पे फिक्स हैं। उनको घुमा नहीं सकते, तो घुमाने का ऑप्शन क्या होता है? उनके पास गर्दन का होता है, तो वो अपने नेक का इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कौन से पक्षी हैं जो अपने गर्दन को 360, लगभग 360 को घुमा सकते हैं, पीछे की तरफ घुमाते हैं, वो अपनी पुतली नहीं घुमा सकते? तो अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, उल्लू किसी भी दिशा में अपनी गर्दन को लगभग 360 डिग्री, यानी कि हमारा 270 डिग्री जो एग्जैक्ट है वो घुमा सकता है। जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, उसने पीछे देखने के लिए अपनी गर्दन को मोड़ा है, तो यहाँ पे वो गर्दन, यहाँ पे आँख नहीं मोड़ सकता। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो पुतली को घुमा नहीं सकता। आप खुद ट्राई करके देखिए, अपनी जो आप अपनी आँखें को ऐसे गोल ऊपर, नीचे, साइड कहीं भी घुमा सकते, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो अपनी गर्दन से पीछे देखते मोड़ के। तो अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा पक्षी है, तो आपका आंसर होगा उल्लू। उल्लू ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 270 डिग्री घुमा के पीछे देखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका पक्षी से रिलेटेड। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करती हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है, तो उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है। जब अभी हमने पढ़ा कि जब चिड़िया होती, कोई पक्षी होती, जब वो एक सामने देख रही होती तो एक बार में वो एक ही चीज देखती है। तो जब वो एक ही चीज देखती होती तो उसको समझ में आता है कि वह चीज हमसे कितनी दूरी पे है, क्योंकि वो अगर अलग अलग देख रही है तो वो एग्जैक्ट अपना डिस्टेंस नहीं बता सकती है कि वो चीज़ हमसे कितनी दूरी पे है। लेकिन वो जब सामने देखेगी तो वो बता सकती है कि ये चीज़ हमसे कितनी दूरी पे है या हम उससे कितनी दूरी पे हैं, और वो समझ जाती है कि हमारा जो देखने का दायरा है वो कितना है। तो ये था हमारा पक्षी से रिलेटेड। नेक्स्ट देखेंगे चील, बाज और गिद्ध से आपका बहुत ही क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा इसको, कि चील, बाज और गिद्ध पूछा जाए कि मनुष्य से कितना ज़्यादा गुना देख पाते हैं या कैसे देखते हैं, तो याद रखिएगा जो चील, बाज और गिद्ध होते हैं वो मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं। समझ रहे हैं आप? हम तो जितना देख रहे हैं उसके 4 गुना भी देख लेते हैं। तो वो अगर आसमान में भी उड़ रहे हैं कितनी भी ऊँचाई पे, तो वो वहाँ हमें, और हम उन्हें नहीं देख पा रहे, लेकिन वो हमें आराम से देख सकते हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि कितनी दूर से भी हमें वो देख रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ईगल यानी कि बाज के बारे में कुछ। बाज को उसकी ताकत, सजगता और उड़ान की ऊंचाई की वजह से हमेशा पक्षियों का राजा माना जाता है। जो बाज है उसके पास कहा जाता है कि इसकी जो ऊंचाई है उड़ने की सबसे ज़्यादा है, और दूरी जो देखने की ताकत है वो दूर से भी 4 गुना हम लोग से अच्छा देख सकता है। तो इसे हमेशा पक्षियों का राजा माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पक्षियों का राजा कौन है, तो याद रखिएगा ईगल होता है, बाज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जानवर से रिलेटेड। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं। अगर आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बनते हैं, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो आपको देख के ही पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन हमारा पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि दिन के जानवरों को कैसे दिखाई देता है, या 2 दिन के जानवर होते हैं जागने वाले, वो किस कलर में देखते हैं, और जो रात में हमारे पक्षी या जानवर जागते हैं उनको कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके हैं, दोनों के आंसर देखेंगे कि जो दिन में जानवर जागते हैं उनको कुछ ही रंग दिखाई पड़ते हैं, उनको सारे रंग नहीं बट रंग दिखाई देते हैं।
लेकिन नेक्स्ट हम देखेंगे जो रात में जागने वाले जानवर हैं, उनको सफ़ेद और काली दिखाई देती है। जो चीज़ें होती हैं उनको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती है, क्योंकि वो रात का समय होता है। तो आप रिलेट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि रात में है तो रात में कलर तो दिखाई नहीं देगा, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगा, और जो दिन में जानवर जागते हैं उनको थोड़ा-सा कलरफुल दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपका सांप से रिलेटेड। सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर कुछ कंपन कि वो सुन पाते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, क्या सांप के कान होते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो वो पूछा गया कि आप किस लिए वो सुन पाते हैं? तो कान नहीं है तो उनको कैसे पता चलता है कि कोई उनके पास आ रहा है, कि वह कोई उनके लिए कोई हानिकारक है, कोई उनको मारने के लिए आ रहा है उनके पास। तो बता दें कि वो जो कंपन होती है ज़मीन पर, जब हम चलते हैं या कोई सामान होता है, जब वो उनका इतना शार्प उनको फीलिंग होती है कि वो समझ जाते हैं कि कोई उनके आस-पास कितनी दूरी, वो कंपन से ही समझ जाते हैं कि कौन कितने डिस्टेंस पे है उनसे। तो वो अपने जो ज़रिए से समझते हैं, वो ज़मीन के कंपन से समझते हैं। तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे कि सांप के बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन पर कंपन को ही वो सुन पाते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, साँप सूंघने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा पिक्चर में देख रहे हो कि जो साँप होते हैं वो बार-बार अपनी जीभ को बाहर निकालते हैं, तो वो स्मेल करने के लिए चीज़ों को, उनकी नाक नहीं होती, वो स्मेल करने के लिए अपनी टंग का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जब वो अपनी टंग निकालते हैं इसका मतलब वो स्मेल कर रहे हैं, चीज़ों को सूंघने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा फैक्ट बनता है साँप से रिलेटेड। पहला है कि उनका कान नहीं होते, वो का चीज़ों को महसूस करने के लिए, तो ज़मीन पे जो कंपन होती है उसके ज़रिए समझते हैं, और चीज़ों के स्मेल करने के लिए वो अपनी टंग को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सांप से। सांप साल में कम से कम 3 बार अपनी त्वचा बदलते हैं। आपने देखा होगा, कहते होंगे केचली हमारी बॉडी से जो वो कितने साल में, मतलब 1 साल में कितनी बार वो अपनी बॉडी से चेंज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कम से कम वो साल में 3 बार अपनी त्वचा को बदलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, सांप सपेरे की बीन की धुन से नहीं बल्कि उनके हाव-भाव से आकर्षित होते हैं। लोग यहाँ नागिन डांस भी करते हैं, कहते हैं कि ऐसे डांस करेंगे, बीन की आवाज़ निकालेंगे तो सांप आकर्षित होगा। नहीं, ये बिल्कुल अलग गलत फैक्ट है, ये हमारा तथ्य बिल्कुल अपोज़िट है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो धुन से नहीं बल्कि उसके जो करने का तरीका होता है, उसका जो हाव-भाव होता है, जो हरकतें होती हैं, उनको देखकर सांप आकर्षित होता है, ना कि बीन की धुन। बीन की धुन से वो जो चीज़ें कर रहा होता है तो उससे आकर्षित होने लगता है। उसको सुनाई नहीं दे रहा होता, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि वो कंपन से सुनता है। तो जब वो हाव-भाव करेगा, चीज़ों को वो कंपन करेगा, महसूस करेगा, तब वो आकर्षित होता है। तो यहाँ पे आप जो अभी गलत फैक्ट आप तक सुनते आ रहे, समझते आ रहे, उसको याद रखिएगा, उसकी वजह से अपना क्वेश्चन ना गलत कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे किंग कोबरा। किंग कोबरा साँप घोंसला बनाता है। मादा किंग कोबरा ऐसा साँप है जो घोंसला बनाता है। तो आपसे पूछा जाए कि कौन-सा ऐसा साँप है जो अपना घोंसला बनाता है? तो यहाँ पे घोंसला कौन बनाता है? चिड़िया बनाते हैं, पक्षी बनाते हैं। तो लेकिन एक साँप ऐसा है जो अपना घोंसला बनाता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के मोटिव से, कि जो मादा किंग होती है कोबरा हमारी, तो हमारी जो फीमेल कोबरा होती है वो अपना घोंसला बनाती है। तो ये था हमारा साँप से रिलेटेड। नेक्स्ट देखेंगे लंगूर से हम रिलेटेड कौन से फैक्ट पूछे जाते हैं। तो जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास वाली मुसीबत जैसे शेर, चीता, कोई शिकार करने वाला है या शिकारी को देख के वो तैयारी कर रहा है, तो इन चीज़ों को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खासकर आवाज़ निकालते हैं। तो यहाँ पे वो जब ऊपर बैठता है पेड़ों की ऊंचाइयों पर, तो वो ऊंचाई से देखता है कि कौन सा जानवर जो दूसरे जानवर के शिकार के लिए तैयारी है या किसी को मुसीबत में है, तो वो एक अलग साउंड निकालते हैं, एक ऐसी आवाज़ निकालते हैं जिससे अन्य जानवर सुन के समझ जाते हैं कि मेरे पे मुसीबत है, क्या हमारे आस-पास कोई मुसीबत है। तो वो थोड़ा-सा चौकन्ने हो जाते हैं सुन के कि हाँ, हमें अपने बचाव के लिए, अपने आप को सेफ्टी के लिए जगह को चेंज करनी है। तो ये था लंगूर। लंगूर को आप पिक्चर में देख सकते हैं कैसा दिखता है। तो इससे रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए तो आपका यही होगा कि वो मुसीबत से बचाने के लिए जब चीज़ों को देखता है तो एक अलग साउंड निकालता है जिससे जो बाकी जानवर समझ जाते हैं कि आस-पास कोई हमारे खतरा है। नेक्स्ट हमारा है पक्षी से रिलेटेड कि कुछ पक्षी अलग-अलग खतरों के लिए अलग-अलग आवाज़ निकालते हैं। तो जो चिड़िया होती है, हमारी बर्ड्स होती हैं, वो जो नॉर्मल साउंड होते हैं उससे अलग आवाज़ निकालती है। तो वो जानवरों की आपस में की बात होती है, वो चीज़ों को पहचानते हैं, उनकी एक लैंग्वेज होती है। जब वो अलग लैंग्वेज में बात करते हैं तो आस-पास के जानवर या बर्ड्स समझ जाते हैं कि उनके आस-पास कोई खतरा है, उनको सावधानी रखनी है। तो याद रखिएगा कि लंगूर भी यही कार्य करता है, हमारे पक्षी भी यही कार्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मछलियों से रिलेटेड। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक-दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। यहाँ पे हमारे सावधानी के लिए मछली भी कार्य करती पानी के अंदर, तो वो किस तरह से ये
हमारे जो लंगूर थे, वो पक्षी थे, वो तो साउंड से करते थे, लेकिन मछली हमारी कैसे हमारे चौकन्ने-करता चेतवानी देते हैं, तो वो दूसरे को बिजली तरंगों से देते हैं। तो पानी के अंदर ऐसी तरंग देते हैं, जिस तरंगों को फ़ील करके बाकी मछलियाँ या बाकी जानवर समझ जाते हैं कि उनके लिए आस-पास कोई खतरा है। नेक्स्ट हम देखेंगे जानवर। कुछ जानवर तूफ़ान या भूकंप या आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं और उन हरकतों को देखकर बाकी जानवर भी अपने आप को समझने लगते हैं कि हाँ, कुछ उनके पास खतरा है, तो कुछ हमें सावधानी करनी है, हमें बचना है या हमें एरिया बदलना है या आस-पास कहीं हमें उससे दूर हटना है, तो चीज़ों को वो समझने लगते हैं। एक तरह सा मैसेज होता है ये कि कैसे हमें चीज़ें हमारे ऊपर कुछ गलत होने वाला है या भूकंप है, तूफ़ान है या शिकार होने वाला है, तो चीज़ों से बचने के लिए एक मैसेज होता है। और इन्हीं हरकतों से जानवरों के जो साउंड्स होते हैं, जो आवाज़ें होती हैं, इनसे जंगल में रहने वाले लोग भी समझ जाते हैं कुछ अनहोनी होने वाली है या कुछ गलत होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा, ऐसे ही हमारा एक कांड हुआ था, हमारा जब 2004 में केस हुआ था कि दिसंबर में आई सुनामी में कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा की गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान के खास आदिवासी जनजाति समझ गए। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार यह लोग सुनामी से बच गए। तो 2004 में हमारी एक सुनामी आई थी अंडमान में, तो वहाँ के जब चिड़ियों ने ऐसे ही साउंड किया, एक अलग बिहेवियर दिखाने लगे, तो वहाँ के रहने वाले आदिवासी समझ गए कि ज़रूर कोई खतरा आने वाला है, तो उन्होंने पहले ही खतरे से पहले ही अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान चले गए थे और बाद में पता चला उस जगह पर सुनामी आ गई थी और जिनके कारण इन पक्षियों के कारण उनकी जान बच गई। नेक्स्ट है हमारा डॉल्फिन। डॉल्फिन भी अलग-अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक-दूसरे से बात करती है। तो इन लोग की कोई लैंग्वेज होती है आपस में, जिससे वो साउंड निकालते हैं और साउंड दूसरे जानवर समझते हैं और आपस में बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वैज्ञानिक का मानना है कि कई जानवर की अपनी पूरी भाषा होती है। तो आपको भी पता होगा कि कई जानवर ऐसे होते हैं कि वो अपनी ही भाषा में बात करते हैं और बात करते-करते सामने वाला भी जवाब दे रहा है, लेकिन हमें नहीं समझ में आता क्योंकि उनकी खुद की लैंग्वेज होती है। वो कैसे भी बात करते हैं, लेकिन आपस में वो एक-दूसरे को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, छिपकली से रिलेटेड बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे छिपकली है हमारा, अगर आपसे पूछा जाए कि छिपकली क्या है, तो छिपकली ठंडियों के समय जो होता है, वो बहुत समय के लिए एक अंदर छुप जाती है क्योंकि उसकी जो बॉडी होती है, वो ठंडी नहीं झेल पाती, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए निद्रा के रूप में या फिर गहरी नींद में चले जाते हैं। नेक्स्ट है स्लॉथ। स्लॉथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्ट से, तो स्लॉथ के बारे में थोड़ा-सा डीप में पढ़िएगा आप कि स्लॉथ कहाँ पाया जाता है आपसे पूछा जाए और पूछा जाए कि ये शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है या स्तनधारी होता है, तो कैसा होता है? तो आपको सब चीज़ें यहाँ बताएँगे। तो यह पाया जाता है दक्षिण व मध्य अमेरिका में। तो आपसे पूछा जाए कि स्लॉथ कहाँ पाए जाते हैं? स्लॉथ को पिक्चर में देखिए कि कैसे पेड़ से उल्टा लटका हुआ है, तो यही हमारा स्लॉथ होता है। तो स्लॉथ जो होते हैं वह दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। ये हमारे शाकाहारी होते हैं और ये स्तनधारी प्राणी होते हैं। तो स्तनधारी प्राणी कौन से होते हैं? वे प्राणी होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं। अंडे को नहीं, एक बच्चे को जन्म देते हैं, दूध पिलाते हैं। इनकी पहचान होती है कि इनके जो कान होते हैं वो बाहर की तरफ निकले होते हैं। तो ये हमारे स्तनधारी जानवर हैं। तो स्लॉथ से आपके 3 पॉइंट बनते हैं कि मध्य व दक्षिण एरिया में पाया जाता है और इसका जो आकार होता है वो छोटा मध्यम आकार का होता है, वो शाकाहारी होता है और ये एक स्तनधारी प्राणी है। नेक्स्ट है हमारा, दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती में सोते हैं। पूरे 24 घंटे में 17 घंटे सिर्फ सोने में बिता देते हैं। तो स्लॉथ एक सबसे सबसे आलसी जानवर कह सकते हैं आप। तो आप हम भी कभी-कभी स्लॉथ बन जाते हैं। 17-17 घंटे तो नहीं सोते हैं, लेकिन अपना समय ज़रूर वेस्ट करते हैं। तो ये था हमारा कि स्लॉथ कितने घंटे सोता है, तो स्लॉथ 17 घंटे तक पेड़ों से ये उल्टे लटक के ही सो जाते हैं। तो ये स्लॉथ से हमारा नेक्स्ट फैक्ट था। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, सप्ताह में 1 बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये हफ्ते में 1 बार अगर वॉशरूम के लिए जाते हैं, तो ये पेड़ से तब उतरते हैं। इतने आलसी हैं ये। नेक्स्ट है, जिस पेड़ पर रहते हैं, उसी के पत्ते खाकर पलते हैं और यह 40 वर्ष के लिए अपने जीवन में या सिर्फ 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये इतने आलसी हैं कि जो इनका पूरा जीवन होता है, उस जीवन में सिर्फ मैक्सिमम वो 8 पेड़ चेंज करते हैं और जिस पेड़ पे होते हैं, उसी पेड़ के सिर्फ पत्ते खाते हैं। तो इतना मुसीबत भी नहीं उठानी इनको, सिर्फ सोते हैं, खाते हैं, हफ्ते में 1 बार वॉशरूम जाते हैं और फिर सो जाते हैं और फिर उसी पेड़ पे खाते हैं। तो ये था स्लॉथ से रिलेटेड। आपसे पूछा जाएगा कहाँ के रहने वाले स्तनधारी जानवर है और ये कहाँ पे, ये कैसे रहते हैं, ये कैसे खाते हैं और आपसे ये सारे पॉइंट्स लॉ से रिलेटेड मिलेंगे। तो याद रखिएगा ये शाकाहारी भी होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एनिमल अपना बाघ।
बाघ हमारा जो होता है वो अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख लेता है। वहाँ पे हमारा जो पक्षी था वो हमसे 6 गुना देख लेता था, बाज, गिद्ध ये ऊँचाइयों से भी हमसे 6 गुना दूर देख लेते, और जो हमारा बाघ होता है वो अंधेरे में हमसे 6 गुना कितना साफ और क्लियर दिखता है। हम सोचते हैं कि उसको दिख नहीं होगा, बल्कि उसको ज़्यादा साफ दिख रहा होता है उस समय। नेक्स्ट है, बाघिन हवा में हुई कंपन को भाप लेती है। उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढ सकती है। जो बाघिन होती है यानी कि बाघ होते हैं, वो हम कंपन से, जैसे हमारा सांप होता है, ये भी कंपन से समझ जाते हैं कि जानवर हमारे कितनी दूरी पर है, कहाँ पे है, और वो उस जगह का पता लगा लेते हैं, और अंधेरे में भी फिर वो स्थान को शिकार के लिए या फिर कहीं आने जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, बाघ हवा में पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर भाप लेते हैं। तो आप देखते होंगे कि आपने डिस्कवरी पे भी देखा होगा कि कैसे हमारे जो बाघ होते हैं या शेर होते हैं, कैसे शिकार करते हैं, एकदम शांत से खड़े रहते हैं। तो वो जो पत्ते हिलते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये जो पत्ता हिला है, ये नॉर्मल हवा से हिला है या कोई शिकार है इसके अंदर या कोई जानवर है इसके अंदर। तो वो दोनों का अंतर बहुत अच्छे से समझते हैं। तो याद रखिएगा कि जो हमारे जानवर होते हैं, बाघ, वो हमारे कंपन से, चीज़ों के हवा के कंपन से या धरती के कंपन से चीज़ों का जान जाते हैं कि कौन-सा जानवर कितने डिस्टेंस पे है, ये कौन-सी हवा है, नॉर्मल हवा से पत्ता हिला या जानवर की हवा से। और ये रात में हमसे 6 गुना बेहतर देख लेते हैं और रात में भी ये रास्ता ढूँढ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग-अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। तो साउंड को सुनने के लिए अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं और पूरा उसको रोटेट भी करते हैं कि किधर से साउंड आ रही पता लगाने के लिए। तो ये थी कुछ हमारी बाघ से रिलेटेड। नेक्स्ट आते हैं सपेरे से। सपेरे से बोला जाता है, आपको सपेरे को का क्या कहा जाता है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, सपेरे को कहा जाता है कालबेलिया। तो आपसे पूछा जाए कालबेलिया क्या है, तो सपेरा को कालबेलिया कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा नाग नाग गुम्फन। अगर पूछा जाए नाग गुम्फन क्या है, या क्या कोई त्योहार होता है, या कोई डांस होता है, या कोई चित्रकारी होती है, तो याद रखिएगा कि जो हमारी नाग गुम्फन होती है, एक ऐसी डिज़ाइन या रंगोली, कढ़ाई और दीवारों के सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हमारी नाग गुम्फन की डिज़ाइन है। इसको हम रंगोली के में रूप में प्रयोग कर सकते हैं, कढ़ाई भी करते हैं। आपने देखा होगा कि वो रेड कलर के ऊपर व्हाइट से पेंट भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो डिज़ाइन का यूज़ होता है, ये दक्षिण भारत में ज़्यादातर यूज़ होता है। तो इसको जो कहते हैं चित्रकारी को, ये नाग गुम्फन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए नाग गुम्फन क्या है, तो बता दीजिएगा कि एक डिज़ाइन होती है जिससे रंगोली, कढ़ाई या फिर दीवारों को सजाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो वही हमारी नाग गुम्फन होती है, जिसमें 2 साँप देखिए कैसे डिज़ाइन करके यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये हमारे दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं, गुजरात में, सौराष्ट्र में। तो ये था हमारा नाग गुम्फन। नेक्स्ट देखेंगे, कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएँ होती हैं। तो कालबेलिया कौन होते थे? कालबेलिया हमारे सपेरे होते थे। उनका एक डांस है, जिस डांस में उन्होंने जो अपने जो स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप में जो मुद्राएँ बनाते हैं, वो मुद्राओं में वो सांप की ही मुद्राएँ बनाते हैं। आप पिक्चर में देख के बता सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि जो कालबेलिया नाच होता है, तो उसमें कैसी मुद्राएँ होती हैं? तो उसमें सांप जैसी मुद्राएँ होती हैं, और कालबेलिया होते कौन है? वो सपेरे होते हैं। नेक्स्ट है आपका, हमारे देश में पाए जाने वाले साँपों में केवल 4 तरह के साँप ही जो होते हैं वो ज़हरीले होते हैं, जिसमें है नाग, करेत, दुबैया, बफ़ाई। तो आपसे पूछा जाए कितने तरह के साँप जो होते हैं ज़हरीले होते हैं हमारे देश में, तो सिर्फ़ 4 तरह के साँप होते हैं जो ज़हरीले होते हैं। उनमें से हमारा एक है नाग, करेत, दुबैया और बफ़ाई। तो ये था हमारा साँप से रिलेटेड। 2 बचे हमारे पॉइंट है, वो भी देख लेंगे। साँप जब किसी को काटता है तो उससे 2 खोखले ज़हर वाले दाँतों से उस व्यक्ति के शरीर में ज़हर चला जाता है। इस व्यक्ति को दवाई दी जाती है, जो सांप के ज़हर से बनाई जाती है। तो जो आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि जो दवाई बनती है सांप के इलाज के लिए, वो किससे बनती है? तो वो सांप के ज़हर से ही वो दवाई बनती है। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा कि व्यक्ति को दवाई जो दी जाती है, वो सांप के ज़हर से ही बनाई जाती है। और आपसे पूछा जाए कि जो हमारा ज़हर होता है सांप का, उसमें क्या पाया जाता है? तो वो उसमें प्रोटीन होता है। तो वो जो हमारे शरीर में मिलता है, तो जब शरीर में मिलता है वो अंदर जाके, तो एक तरह से ज़हर बना देता है, लेकिन वो सांप के लिए प्रोटीन की तरह कार्य करता है। तो याद रखिएगा सांप से रिलेटेड। यहाँ पे हमारा जो आज का लास्ट पॉइंट है, वो है हमारे देश में पाए जाने वाले साँपों में केवल 4 तरह के साँप ही ज़हरीले होते हैं। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, यहाँ पे दोबारा रिपीट हो गया, तो देख लेते कौन-कौन से थे। नाग थे, करेत थे, दुबैया थे, बफ़े थे। तो ये थे हमारे जो फास्ट रिवीजन के लिए हमने आपके लिए एक ही जगह पे सारे डेटा
डेटा को कलेक्ट कर दिया ताकि आपको लास्ट मोमेंट में कहीं भी बार-बार अलग-अलग वीडियोज़ से कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन-सा आप देख लें, क्या पढ़ लें, क्या हमारा छूट गया। इसलिए जितना भी पक्षी, जानवर, बाघ, चीता जितने भी जानवर से आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके सिलेबस में, उन सभी को हमने एक ही वीडियो में कवर कर दिया, तो इसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से रखिएगा। आज के लिए थैंक यू।